हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मैथ्स और रीजनिंग का डे 41। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है। एक पंप एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। दूसरा पंप भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। गलती से दूसरे पंप को बंद किए बिना पहला पंप चालू कर दिया जाता है, तो आपको ये बताना है कि खाली टंकी कितने समय में भरेगी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने से कुछ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है। कैसे करते हैं ये आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि पहला जो टंकी था वो ए था, उस टंकी को 40 मिनट में भर सकता था। ठीक है फ्रेंड्स, 40 मिनट में भर सकता था। लेकिन एक दूसरा जो पंप था, उस दूसरा जो पंप है उस टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। ये जब मिनट में बात कर रहे हैं तो हम लोग इसको भी मिनट में कर लेते हैं, यानी कि 1 घंटे का बराबर 60 मिनट। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन दोनों को हम कैलकुलेशन करते हैं। यानी कि सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 60 और 40 का एलसीएम आप कहोगे कि 120 हो जाता है। इनकी इफिशियंसी निकालेंगे तो 40 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 बार में और ये आपका 2 बार में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, एक जो पंप है वो क्या करता है कि ये भरता है लेकिन ये खाली करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये खाली करता है। हमें यहाँ पे क्वेश्चंस में ये पूछा रहा है कि दोनों एक साथ अगर खोल जाते हैं, यह ध्यान से पढ़िएगा, गलती से दूसरे पंप को बंद किए बिना ही पहला पंप चालू कर दिया, यानी कि दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं। तो दोनों एक साथ कार्य करें तो ये तो भरने का कार्य करेगा लेकिन ये खाली करने का कार्य करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्य होगा फ्रेंड्स ए माइनस बी होगा। ठीक है, ये भरेगा लेकिन ये खाली करेगा। तो दोनों की इफिशियंसी जो कि 3 में से 2 घटेगा, तो टोटल वर्क जो होगा 120 को अगर हम 3 में से 2 घटा करके डिवाइड करें एक, यानी कह सकते हैं कि ये जो टंकी होगा फ्रेंड्स 120 मिनट में भरेगा। 120 मिनट ऑप्शंस में तो नहीं दिया गया, इसको हम लोग घंटे में चेंज करेंगे तो 2 आवर बिल्कुल करेक्ट आंसर को आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी हम लोगों ने यहाँ पे कैसे किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बक्सा में 8 लाल 7 नीली और 6 हरी गेंद है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास जो रेड है वो 8 है, जो ब्लू कलर की गेंद है वो 7 दी गई है, और जो ग्रीन कलर की गेंद है वो फ्रेंड्स 6 है। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। इनमें से यदि एक यथाचित रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो न ही लाल और न ही हरा होने की हरी गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ना ही लाल और ना ही हरा, यानी कि हमें ना ही लाल निकालना है और ना ही हरा निकालना है। तो निकलेगा क्या, आप कह सकते हैं कि निकलेगा जो ब्लू निकलेगा। ना ही लाल और ना ही हरा तो निकलेगा क्या, ब्लू निकलेगा। तो टोटल हमारे पास जो निकालने की संभावना होगी वो 7 कितने में से, तो टोटल आपके पास कितना हो गया, 8 7 15 और 6 21, यानी फ्रेंड्स निकलने की संभावना 7 है, कितने में से, 21 में से। तो ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्रायिकता होगा फ्रेंड्स वो कितना होगा, 7/21। तो राइट आंसर होगा 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका 1/3, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 रुपये में खरीदता है। उसका सूची मूल्य इस प्रकार तय करता है कि 10% की छूट देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। तो आपको ये बताना है कि कलाई जो घड़ी है उसका सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे पहले वीडियो से फॉलो करते आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ पता होगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। आप इसको कॉन्सेप्ट मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले के रिगार्डिंग आप बहुत ही ईजिली सॉल्व करते हो। और वो फार्मूला हमारा कुछ इस टाइप का था। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि कॉस्ट प्राइस अपॉन में मार्केट प्राइस, और राइट साइड में आप यहाँ पे लिख दो, इसके क्रॉस में क्या होता है, मार्केट प्राइस के साथ डिस्काउंट परसेंट होता है, यानी कि हम लिखेंगे 100 माइनस में डिस्काउंट और अपॉन में आपका यहाँ पे सीपी के साथ प्लस होता है, तो आपका प्रॉफिट परसेंट। ये आपको अगर फॉर्मूला पता हो तो बहुत ही इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हम कैसे करेंगे। हमें यहाँ पे मार्केट प्राइस जो दी गई थी, सॉरी ये कॉस्ट प्राइस है, यानी कि क्रैमर उसने खरीदा कितना में था, 450 रुपये में। तो यहाँ पे मैं 450 लिख देता हूँ। मार्केट प्राइस हमें निकालनी है तो ये एक्स मान लेता हूँ। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, यानी कि फ्रेंड्स डिस्काउंट कितना आ रहा है 10% का, तो ये कह सकते हैं यहाँ पे 90 लिखाएगा, और यहाँ पे 10% यानी कि 20% का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, 20% की लाभ, तो कह सकते हैं कि 100 + 20 यानी कि 120 हो जाता है। अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये देखिए 3 बार में कटा गया, ये आपका 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको 15 से कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस में करेंगे तो फ्रेंड्स ये आपका x हो जाएगा, और इधर क्रॉस में करेंगे तो 15 चौका 60। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि राइट आंसर हमारा कितना, 600 बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी।
क्लियर। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, आप उस तरह से भी बना सकते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट मेथड होता है। सबसे पहले तो आप एसपी निकालो। एसपी इक्वल टू होता है क्या फ्रेंड्स, आप यहाँ कॉस्ट प्राइस इंटू आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 120 अपॉन में 100। यहाँ से देखिए हम निकाल सकते हैं, यहाँ से डबल जीरो कटा लेते हैं। एसपी इक्वल टू आपका आ गया 45 गुने 12, ये आपका जो कि सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, सेलिंग प्राइस जो होता है वो इक्वल किसके होगा फ्रेंड्स, वो मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट परसेंट के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 45 गुने जो 12 होगा वो आपका मार्केट प्राइस जो हमें निकालना है उसके और डिस्काउंट परसेंट के बराबर। तो डिस्काउंट परसेंट यहाँ पे 10% दिया जाता, तो ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से एक जीरो में कटा लेता हूँ और इसको मैं 5 से घटाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 5 से 9 पच्चीस 45, 12 पच्चीस 60, 60 में जीरो से गुना करेंगे तो ये आपका 600 आ जाता है। यानी कि मार्केट प्राइस इस तरह से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट मेथड हुआ। अगर आप इस फॉर्मूले को याद करते हैं तो बहुत इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों मेथड अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग वीडियो को सिर्फ देखते हो, लाइक नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात होता है। हमें बुरा लगता है कि इतना अच्छा कंटेंट देने के बाद भी आप लोग लाइक नहीं करते हो। आप बताओ कि आपको क्या चाहिए, अब इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का जो मूल्य दिया गया वो 8:4:3 के अनुपात में दिया गया। तो आपको ये बताना है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ऊपर में पैसे जो दिए गए वो सिक्के 280 बराबर दिए गए, यानी कि उन सभी सिक्कों का जो वैल्यू है वो 280 सिक्के हैं। लेकिन जो आपके पास रेशियो दिया गया वो क्या रेशियो है, वो रेशियो है आपका पैसों के मूल्य का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो रुपए दिए गए यानी कि जो अनुपात दिया गया उनको हम सिक्के के कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सिक्कों की संख्या के रूप में अनुपात बनाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए पहले हमारा अनुपात जो होगी कितना, रुपये का अनुपात 8:4:3, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या टोटल मिलाकर 280 दी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या के अगर मूल्य के बारे में बात करें तो 8 से अगर गुना कर दे तो हमारा अनुपात वही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके पास देखिए फ्रेंड्स, 50 पैसे की संख्या अगर रुपये में कन्वर्ट करना चाहें तो ये कितना होगा, 2 सिक्के बनेंगे। 50 पैसे के सिक्के की संख्या अगर रुपये में जाए तो 2 सिक्के बनेंगे। और यहाँ पे आपके पास रुपये के अनुपात जो था वो 4 था, तो ये कह सकते हैं कि ये आपका अनुपात 4 दूना 8 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स। उसी तरह से अगर बात करें कि 25 पैसे सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे का मतलब फ्रेंड्स 4 सिक्के बनेंगे रुपए में जाने के लिए। 1 रुपये बराबर 4 पैसे, 4 सिक्के होंगे 25 पैसे के। तो यहाँ पे हम 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 4 या 12, ये आपका अनुपात हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये आपका जो अनुपात हुआ, हम इस अनुपात को बराबर कर सकते हैं सिक्कों के, टोटल सिक्कों के 280 सिक्के थे। क्लियर। तो यहाँ से आप देख लीजिए कितना हो जा रहा है, 8 8 16, 16 और 12 कितना होता है 28। तो ये कह सकते हैं 28x इक्वल टू 280 के बराबर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 10 बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या पूछा गया, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आप यहाँ से इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ये था, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या ये है और 25 पैसे को सिक्कों की संख्या ये है। तो हमें निकालना है 1 रुपये, तो 8 से यहाँ पे गुना कर लेंगे, तो 8 गुने 10 करेंगे तो 80 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, हम लोगों ने यहाँ पे कैसे कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो बस मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ पे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि ये किस तरह के यहाँ पे हमसे दिया गया। यहाँ पे आपके पास जो दिया गया था वो सिक्कों की संख्या का अनुपात था, और ये जो पहले से आपके पास रेशियो दिया गया था ये मूल्य का अनुपात था। तो हम इसको कन्वर्ट कर लिए सिक्कों के रूप में, ताकि हम दोनों को इक्वल कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर जो दिया गया वो 18 सेंटीमीटर दिया गया। तो आप ये चीज़ तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो जब इसका परिमाप दिया जा रहा है तो यानी कि सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो 18 जब परिमाप दिया गया तो कह सकते हैं कि 6 ये होगा, 6 और ये 6, तीनों भुजाएं जो 6 के बराबर होगी, क्योंकि परिमाप 18 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा प्रत्येक भुजा निकल जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि भुजा जो है वो 6 के बराबर हो जाता है। अब आगे क्या कह रहा है, तो प्रत्येक माध्यिका की लंबाई क्या होगी। मैं सब माध्यिका नहीं खींचूंगा, सिर्फ एक माध्यिका खींच लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है फ्रेंड्स। एक माध्यिका हम यहाँ पे डाल देते हैं, ये आपका ए, ये बी और ये सी। चाहो तो आप यहाँ पे से डालो, यहाँ पे डालो, कोई दिक्कत नहीं, सभी माध्यिकाएं सेम होंगी, ठीक है। आपके एडी की लंबाई पूछ रही है कि एडी की लंबाई क्या होगी। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें एडी निकालना है, तो यानी ये कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है। ये तो भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं कि एडी जो होगा वो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई तो हुआ। अब आपको ये चीज़ तो पता ही होगा फ्रेंड्स कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होता क्या। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई इक्वल टू, मैंने आपको बताया था जस्ट 2 से 3 दिन पहले वाली वीडियो में कि √3/2 गुने ए, ये आपका होता है ऊंचाई।
अगर आप इस तरह से नहीं निकालना चाहते, अगर आपको ये फार्मूला नहीं पता हो तो आप कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। आप ये देखिए, ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 हो जाता है, तो आप इसको मान लो 3 है, ये आपका 3 है, यानी ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से आप इसको कर्ण मानकर, इसको आधार मानकर ये भी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम लोग इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। एच हमें निकालना है √3/2 और ए की वैल्यू जो कि 6 दिया गया, यानी कि साइड दिया गया 6। इसको आप कटा लोगे तो कितना आएगा, 3√3, ठीक है फ्रेंड्स। आप एक बार इसको बना करके देख लीजिएगा, सेम टू सेम यही आता है कि नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारा माध्यिका है AD, इसकी लंबाई 3√3 करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता है फ्रेंड्स कि इस त्रिभुज का जो कि क्षेत्रफल कितना होगा, तो बहुत ही इजीली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि एरिया जो होता है कितना होता है, √3/4 गुने साइड का स्क्वायर। तो ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, क्लियर। और ये फार्मूला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 150 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 600 रुपये 2 वर्ष के लिए उधार दिए और दोनों से 90 रुपये सरल ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर क्या होगी, यानी हमें रेट निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। तो करना ये है फ्रेंड्स, आपके पास जैसे कि यहाँ पे देखिए PRT जो हमारा फॉर्मूला होता है उसी को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि पहले का मूलधन जो कि 150 रुपये था और ये 4 वर्ष के लिए दिया 8% के रेट पे, ये तो क्लियर है। सेकंड जो दिया फ्रेंड्स वो 600 रुपया दिया और कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए, रेट हमें नहीं पता, ठीक है। और राइट साइड में आपका जो कुल ब्याज प्राप्त हुआ वो 90 रुपये के रूप में प्राप्त हुआ। तो बस इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ईजिली राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा। तो ये देखिए, अगर 50 से कटाए तो 50 थी 150, 50 दूना 100, ये 2 से 2 खत्म, ठीक है। अगर यहाँ से कटाए तो ये आपका 6 बार में खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 3 दूना 6R, यहाँ पे हुआ 6R, प्लस में 6 दूना 12R, राइट साइड में आपका 90, यानी फ्रेंड्स 12 और 6 18R, राइट साइड में आपका हो गया 90। तो ये कह सकते हैं कि R की जो वैल्यू निकलेगी 90/18, यानी फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि 18×5 90। R की जो वैल्यू कितनी, 5%, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो रेट था वो 5% है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे भी जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर तैरता है और प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर धारा के विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर जाता है तो भी उसको 5 घंटे का समय लगता है, और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो भी उसे 5 घंटे का समय लगता है। तो आपको ये बताना है कि धारा की गति क्या थी। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, देखिए कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि धारा की दिशा में नाव की जो चाल होगी वो x कुछ इस तरह का होगा। धारा की दिशा में नाव की चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 28 किलोमीटर की दूरी वो 5 घंटे में तय करता था, ये आपका हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। धारा की दिशा में नाव की चाल हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स की धारा की विपरीत दिशा में अगर नाव की चाल हम बात करना चाहें तो वो क्या होगा, आपके पास दिया गया 16 किलोमीटर दूरी बट्टा में चाल बराबर दूरी बटे समय, ये कह सकते हैं कि 16/5 किलोमीटर पर घंटा। अब आपके पास ये पता है फ्रेंड्स कि ये देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल हम लोगों ने निकाल लिया, और ये आपका धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल निकाल लिया, और हमसे पूछा जा रहा है कि धारा की गति क्या होगी। तो फ्रेंड्स धारा की गति के लिए आप डायरेक्ट आपको पता होगा कि धारा की गति कैसे निकालते हैं। धारा की गति निकालने के लिए 1/2 और x - y, ठीक है, x - y करते हैं, ये आपका धारा की गति निकलता है। अगर सेम टू सेम यही पूछता है कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगी, तो 1/2 x + y कर देते हैं, ठीक है। x क्या, ये आपका धारा की दिशा में चाल, और y क्या, धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो 1/2 और x का मान 28/5, और यहाँ पे आपका y का 16/5, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1/2 रख देते हैं, और आप दोनों कैल्शियम देखिए, दोनों कैल्शियम जो कि 5 के बराबर होगा, और 28 में से 16 जाएगा तो फ्रेंड्स कितना, 12। इसको कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 6/5 कह सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, 6/5, बिल्कुल करेक्ट। अब फ्रैक्शन में तो दिया नहीं है, इसको हम पॉइंट में कर लेते हैं, तो 12×5 60 होता है, यानी कि 1.2 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, हम लोगों ने यहाँ पे कैसे किया। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यदि x - 2 और x - 3 के बीच मध्य अनुपात जो है वो x है, तो x की वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना होता है। जब भी दो नंबर दिए गए होते हैं उनके बीच का अनुपात, यानी कि अगर फ्रेंड्स a और b के बीच मध्य अनुपात पूछे, ठीक है फ्रेंड्स, मध्य अनुपात,
मध्य अनुपात आपसे पूछे तो उस कंडीशन में आपको निकालना होता है अंडर रूट ए बी। ठीक है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर उसी कंडीशन में पूछ ले कि फ्रेंड्स ए और बी दिया गया और इनके बीच तृतीयक अनुपात पूछ ले, ठीक है फ्रेंड्स, तृतीयक अनुपात पूछ ले तो अब क्या करेंगे, तो तृतीयक अनुपात जब पूछ ले तो आप करेंगे बी स्क्वायर बाई ए, यानी कि सेकंड वाले का स्क्वायर और नीचे का बटा में आप पहले वाले को लिखेंगे। तो मान के चलते हैं कि हमारे पास दो जो नंबर दिया गया था वो कुछ इस तरीके था, यानी कि x-2 और एक दो नंबर है x-3, यानी कि a हो गया और ये आपका b हो गया, ये और b। ठीक है, और इन दोनों के बीच का मध्य अनुपात हमसे मध्य अनुपात दिया गया x। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी, तो अंडर रूट ए बी का मतलब फ्रेंड्स x-2 और x-3, यही तो हुआ a और b, अंडर रूट में ए बी, और इसकी वैल्यू यानी कि मध्य अनुपात हमारे पास ऑलरेडी x दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रूट को राइट साइड में भेज देते हैं, यानी कि x-2 और x-3, और राइट साइड में आपका अंडर रूट राइट साइड में जाएगा तो ये आपका स्क्वायर चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी कि x स्क्वायर -3x और -2x, और राइट साइड में आपका 3 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3 दूरा 6, एक्स स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, यानी कि माइनस में 5x प्लस में 6 इक्वल टू 0, तो इसको प्लस में कर देते हैं, तो यानी कि 5x इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 के बराबर। और x की जो वैल्यू होगी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, x की वैल्यू हम काफ़ी इजीली कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं, 6/5, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम लोगों ने यहाँ पे कैसे किया है। और यहाँ पे जो मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। मध्य अनुपात के लिए आप अंडर रूट ए बी लिखेंगे, तृतीय अनुपात के लिए बी स्क्वायर बाई ए लिखेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करें कि एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 30% कम कर दी जाती है, तो आपको ये बताना है कि आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये आपका प्रॉफिट लॉस में भी पूछा जाता है, ये आपका मेंसुरेशन में पूछा जाता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब भी 2% इस तरह से दिया जाता है कि बढ़ाया और घटाया जाता है, तो वहाँ पे आपको एक ही फार्मूला यूज़ किया जाता है जो कि ए बी फार्मूले के नाम से हम लोग जानते हैं, और वो फार्मूला कुछ इस तरह से लगाया जाता है, ए प्लस बी माइनस में ए बी अपॉन में 100। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं और इस फार्मूले को यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको समझना ये होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको समझ में आ भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है कि 40% लंबाई में बढ़ाया जाता है, यानी कि प्लस में आपका 40% हो रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि माइनस में आपका घटाया जा रहा है, यानी कि फ्रेंड्स 30% घटाया जा रहा है। यहाँ पे जो हम साइन लगाते हैं वो साइन क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी कि प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 40 गुने 30, क्योंकि ए और बी होता है, तो ए और बी हम लोगों ने लिख लिया, और नीचे आपका 100, तो ये दोनों से ये दोनों जीरो से खत्म, यानी कि 40 में से 30 गया तो 10, और माइनस में 4 दिया 12, तो यहाँ पे देख सकते हैं माइनस में 2 जा रहा, तो ये कह सकते हैं हम कि हमें 2% की लॉस नहीं 2% की कमी होगी, क्षेत्रफल जो होगा वो 2% की कमी होगी। ये तो बात हो गई। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें बता देता हूँ, अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे देता कि 40% की कमी की जा रही है और 30% की भी कमी की जा रही है, तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो आपका प्लस में हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे रट के मत बैठ जाना कि a प्लस बी माइनस ए बी बटा में 100, ये आप इस तरह से समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 40% कमी की जा रही है तो माइनस में लिखेंगे, फिर 30% की कमी की जा रही है तो इसमें माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे जो साइन आता है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे इस प्लस लिखेंगे और नीचे आपका 100 जो कि ये होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। तो चलिए एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है फ्रेंड्स, एक त्रिभुज है जिसकी ABC कुछ इस तरह से दिया गया, और आगे बोल रहा है कि BC को D तक बढ़ाया जाता है, यानी कि चलो इसको मैं बढ़ा लेता हूँ D तक। और आगे क्या बोल रहा है कि यदि ACD यानी कि ACD ये जो कोण आपके पास दिया गया वो 120 डिग्री के बराबर है, और आगे कुछ कंडीशन दिया गया फ्रेंड्स कि ये आपका कंडीशन है कि जो कोण B है वो कोण A/2 है, यानी कि 1/2 है। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा गया, ये आपका कंडीशन दिया गया कि कोण ABC इक्वल टू कोण CAB का 1/2 है, इस तरह से दिया गया। तो हमसे ये पूछा गया, क्या पूछा गया कि कोण ABC की वैल्यू क्या होगी, यानी कि हमें ये बताना है कि ये कोण क्या होगा। क्लियर, तो चलिए हम इसको बताते हैं कि हमारा ये कोण क्या होगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो बाहर का कोण होता है वो अंदर के दोनों कोण के योग के बराबर होता है। तब ये कह सकते हैं कि कोण A प्लस कोण B जो होगा
वो राइट साइड में कोड सी के बराबर होगा, यानी कि कोड इस तरह से सी नहीं, मैं आपको लिख देता हूँ, ए सी डी के बराबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाहर के कोड के बराबर होता है, अंदर के कोड के नहीं। बाहर का जो कोड होता है वो अंदर के दोनों कोड के योग के बराबर होता है। क्लियर? तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहें तो पहले इसको बताता हूँ, एक और मेथड हो सकता है, वो किस तरह से होता है। तब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस कंडीशन को कुछ फॉलो कर सकते हैं। हमें कोड बी निकालना है, तो आप ये करो कि ए की जगह पे बी रख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ए की जगह पे बी रख लेते हैं। ये कह सकते हैं कि कोड ए की वैल्यू अगर करेंगे तो रूट नहीं, कोड बी हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस कर देंगे, कोड ए की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से तो लिख ही सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2b और आपका कोड ए की। क्लियर? इस फॉर्म में मैं इसको सजा देता हूँ, यानी कि कोड ए की जगह पे मैंने लिख दिया 2 कोड बी, और प्लस में कोड बी यहाँ पे लिख देते हैं। और ए सी डी की वैल्यू कितनी दी गई थी? ए सी डी 120 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, 3 कोड बी इक्वल टू 120 डिग्री, यानी कि कोड बी की वैल्यू कितनी होगी? 40 डिग्री के बराबर। अच्छा, ये बात हो गई। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको ये कंडीशन नहीं पता है, अगर आप भूल जाते हो तो क्या करेंगे? इस कंडीशन में फ्रेंड्स आप ये तरीका अपना सकते हो। आपको ये चीज़ पता होगा फ्रेंड्स कि अंदर का जो कोड होता है, यानी कि यहाँ पे जो कोड बनता है, वो एक लाइन पे अगर कोई रेखा खींची जाती है तो ये दोनों कोडों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब ये आपका 120 डिग्री होता है तो ये कितना होगा? 60 डिग्री का कोड बनेगा। 60 डिग्री का कोड बन सकता है। अब ये तीनों कोडों का योग, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोडों का योग 180 डिग्री होता है। तो अब ये इस तरह से भी लिख सकते हो कि कोड ए प्लस कोड बी प्लस कोड आपका 60 डिग्री राइट साइड में 180 के बराबर। तो बताइए, वापस तो वही 120 वाला फॉर्मूला आ जाएगी कि नहीं? यही तो चीज़ आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि शब्द कुमार के अक्षरों का अलग अलग कितनी तरीके से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। आपने काफ़ी डिमांड किया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस को लाया जाए, तो मैं फ्रेंड्स आपके लिए आपके डिमांड के ऊपर ये क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और इस तरह के क्वेश्चंस जो भी होंगे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा अलग अलग पार्ट्स में। अगर आपके ज़्यादा डिमांड रही तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक अलग से पार्ट बना दूँ जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को बारीकी से समझा सकूँ। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा क्या आप चाहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करते कैसे? हमारे पास जो वर्ड दिया जाता है कुमार, ठीक है, कुमार दिया गया और आपसे ये क्वेश्चंस में पूछा गया कि अक्षरों का अलग अलग कितने तरीके से, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से क्रमबद्ध कितने तरीके से किया जा सकता है। तो आपके पास इसमें कितना लेटर? 1 2 3 4 5, यानी फ्रेंड्स 5। अब ये चीज़ ध्यान में रखेगा, जब जितने भी लेटर होता है उसका फैक्टोरियल कर लो। फैक्टोरियल इसको या तो इस तरह से लिखते हैं या फिर कहीं कहीं आपको इस तरह से भी देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, फैक्टोरियल ये तो इस तरह से लिखेंगे या फिर इस तरह से लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब यही होता है। अब फैक्टोरियल को कैसे तोड़ा था आप इस चीज़ को समझ लीजिए। फैक्टोरियल फ्रेंड्स जितना भी रहता है आप उसको पीछे से तोड़ते आएंगे 1 तक। ठीक है फ्रेंड्स, 5 4 3 2 1 तक आपको आना है। फैक्टोरियल इसी तरह से तोड़ा जाता है। अब आप इस सबको गुना कर लीजिए। 5 का 20 दिए, 60 60 दूना 120। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 120। ठीक है, उसी तरह से मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। मान लीजिए कि फ्रेंड्स इसी तरह से क्वेश्चन रहता है कि बॉय, ठीक है, बॉय को आप कितने तरीके से क्रमबद्ध तरीके से लिखा जा सकता है। तो कितने लेटर है? 3 लेटर है, तो यानी कि 3 का फैक्टोरियल निकालते, 3 गुने 2 यानी कि 6 राइट आंसर हो जाता। एक आप लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है फ्रेंड्स, एक कंडीशन और होता है, अगर क्वेश्चंस में रिपीट लेटर होता है तो जितने भी लेटर रिपीट होते हैं उनको आप डिवाइड में लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मान के चलिए कि कोई लेटर आप मान के चलिए कि मैं आपको बताता हूँ, यही मान लीजिए कि मान, ठीक है, मान है। अगर इसी को पूछा जाए कि कितने तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन ये बोले कि कोई भी लेटर को दोबारा रिपीट नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे? टोटल 1 2 3 4 है, तो हम यहाँ पे फैक्टोरियल तो 4 लिखेंगे ही लिखेंगे। नीचे कितने लेटर रिपीट हो रहे हैं? तो 2 लेटर, तो ये आप नीचे में 2 लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 लिखेंगे। आप इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 4 3 और फैक्टोरियल ऊपर में 2 लिखेंगे और नीचे आपका फैक्टोरियल 2 से 2 खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 3 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस में जो भी होंगे मैं आपको आगे अलग अलग पार्ट्स में समझा दूंगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चंस में इतना ही, और इस क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या था? 120। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और सबसे अच्छी बात तो आपको फैक्टोरियल तोड़ने आना चाहिए। जितने भी फैक्टोरियल दिया जाए, यानी फ्रेंड्स अगर 8 तक की फैक्टोरियल आपसे पूछे तो आपको क्या करना होता है कि 8 7 6 5 4 1 तक आना होता है, सभी को गुना करना होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक सीरीज बनाया गया और आपको बताना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा, वाट के स्थान पे क्या होगा। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझेंगे और पैटर्न के बाद हम कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे किया गया। तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चंस में आपको बस ये देखना है कि डायरेक्ट यहाँ पे कोई पैटर्न बनाया नहीं गया और ये सब सिर्फ जोड़ा गया। यानी कि अगर 13 और 11 और 16 को जोड़ करके देखोगे तो कितना होगा? 3 1 4 और 4 10 और 3 1 4, यानी कि 40 जोड़ा गया। उसी तरह से इसको जोड़ के देखिए 24 और
6, 30 और 10 40, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये सभी जोड़ करके 40 लिखा गया। तो 20 और 9 कितना होता है 29, और 29 में कितना जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा 11। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, मिसिंग नंबर हमारा 11 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है फ्रेंड्स, पी की आयु क्यू के बराबर है, आर एस से छोटा है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे करते चलते हैं। आर जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पी की आयु क्यू के बराबर है। तो मानते हैं फ्रेंड्स पी की आयु जो क्यू के बराबर है कुछ इस तरह से। आगे ये कह रहा है कि आर एस से छोटा है, जो आर है वो एस से छोटा है, माने यानी कि फ्रेंड्स एस ऊपर में रख देते हैं जो कि छोटा है नीचे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि टी आर से छोटा है, जो टी है वो आर से भी छोटा है इसलिए मैं उसको नीचे रख देता हूँ, किंतु पी से बड़ा है। अब ये टी है वो पी से बड़ा है, यानी फ्रेंड्स ये जो आपका ऊपर में हम लोग लिखे थे वो कुछ इस तरह से थे, यानी कि ये हमारा सीरीज बन गया कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये हुआ कि एस सबसे इसमें बड़ा हो गया और पी और क्यू दोनों एक दूसरे से इक्वल है, जो कि सबसे छोटे होंगे अगर बात करें तो। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ऊपर में हम लोग देख सकते हैं कि एस सबसे बड़ा है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, एस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर जो है वो क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझते हैं कि पैटर्न में क्या क्या है, कुछ इस तरह से हम बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 20 दूना 40 में से 4 कम किया गया, और यहाँ पे देखिए तो 36 दूना 72 में से 4 कम किया गया, 68 में से 68 दूना कितना होता है 136, और 136 में से जबकि 4 कम किया गया 132। उसी तरह से यहाँ पर भी किया गया। तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो पैटर्न है वो दुगना में से 4 कम कर रहा है। तो यहाँ पे जब 20 लिखा गया तो ये कह सकते हैं कि 24 में से 4 कम किया होगा, क्योंकि सभी में तो गुना में से 4 कम हो रहा है ना। तो ये कह सकते हैं कि अगर हम ऑप्शंस को उठाएं 12, तो 12 का अगर 2 से गुना करें तो 24, और 24 में से जो कि 4 कम किया होगा तभी तो 20 लिखा है। तो राइट आंसर में क्या होगा, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी हम लोगों ने यहाँ पे कैसे किया हुआ है। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि आने वाले कल के बाद शुक्रवार होगा, तो बताना है कि बीते कल के पहले कौन सा दिन था। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कैसे करेंगे। आने वाले कल के बाद शुक्रवार होगा, तो पहले सबसे पहले तो मान लेते हैं कि आज कुछ इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, ये मान लेते हैं कि आज का दिन हुआ। आने वाले कल के बाद यानी कि आज का दिन हमारा टुडे हो गया, तो इसके जस्ट आने वाले कल और उसके बाद ये आपका फ्राइडे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका टुडे, ठीक है समझिएगा टुडे। तो ये कह सकते हैं कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हो गया कि आने वाले कल के बाद, ये कल और उसके बाद फ्राइडे था। तो पूछ रहा है कि बीते कल के पहले, यानी कि ये आपका बीता हुआ कल सैटरडे हो गया, और इससे पहले वाला दिन कौन सा होगा। क्लियर, तो ये आपका फ्राइडे है, ये आपका जो कि थर्सडे हो गया, ये वेडनेसडे, और ये ट्यूसडे, और ये आपका मंडे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमसे पूछ रहा था कि ये कौन सा दिन होगा, तो ये कह सकते हैं कि ये आपका मंडे होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिए होंगे, ये किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। कुछ करना नहीं होता, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, जिस तरह से पूछा जा रहा है, जिस तरह से बोला जा रहा है, आप उस तरह से लिखते चलेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 30 छात्रों की एक कतार में अंजू का क्रम जो है वो प्रारंभ से 13वां है, तो बताना है कि अंत से उसका क्रम क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है फ्रेंड्स, टोटल इक्वल टू क्या लिखते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस में 1। ठीक है, यही तो लिखा जाता है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल 30 छात्र थे। लेफ्ट से अगर बात करें यानी कि प्रारंभ से उसका स्थान 13 है, राइट साइड हमें निकालना है, माइनस में 1 कर लेते हैं। -1 इधर आ जाएगा तो ये आपका 31, और लेफ्ट में आप राइट में 13 है तो ये आपका इधर आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 11 में से 3 जाएगा तो 18 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, 31 में से 13 घटाएंगे तो हमारा राइट आंसर 18 आ जाता है। कह सकते हैं कि अंजू का जो स्थान है राइट साइड से अगर हम देखें तो वो 18वें स्थान पे आती है। ऑप्शन आप देख सकते हैं बिल्कुल करेक्ट होगा 18 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है कि सी माता है ए और बी की। तो चलिए ए और बी ये दोनों बहन होंगे या फिर भाई होंगे, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं लेना। बस ये बोल रहा है कि जो सी है इन दोनों की फ्रेंड्स ये माता है। क्लियर, आगे क्या कह रहा है कि यदि डी पति है बी का, यानी फ्रेंड्स जो डी है वो क्या है, पति है इसका। क्लियर, तो ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये इसका कौन होगा, जो अगर सी के बारे में बात करें तो ये इसका दामाद होगा ना, दामाद। तो अगर अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सी कौन है डी की, यानी कि कंडीशन पूछ रहा है कि सी डी की कौन लगेगी। तो अब आप ये बताइए कि पत्नी की माता कौन लगती है, सास ही तो लगती है, तो सास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ध्यान देना होता है फ्रेंड्स किसके बारे में पूछा है, तो यहाँ पे पूछा है कि सी कौन लगेगी डी की। ठीक है फ्रेंड्स, सी कौन है डी की।
क्लियर। अगर ये पूछते हैं कि डी कौन है सी की, तो वहाँ पे दामाद टिक करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन आप देख सकते हैं, सास बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है कि बॉबी का जन्मदिन 5 जून सोमवार को हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि बॉबी का जून जो है वो जन्म 5 जून को हुआ था और ये उस दिन सोमवार था। क्लियर। आगे क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स क्या पूछ रहा है कि उसी वर्ष पिंकी का जन्मदिन सप्ताह के किस दिन को आएगा यदि पिंकी का जन्म 22 सितंबर को हुआ। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आप ये ध्यान रखो कि जहाँ से पूछ रहा है यानी कि जून से लेकर के सितंबर तक आपको जाना पड़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा करते हैं कैसे। अब 5 जून तो क्लियर हो गया, उसके बाद से जून में कितने दिन बचेंगे। तो जून फ्रेंड्स आपका आता है 30 दिन, जून में 30 दिन होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि 5 दिन हो गया तो 25 दिन और बचा होगा। जून के बाद जुलाई 31 आता है, अगस्त भी 31 आता है, और अगस्त के बाद हमें सितंबर में जाना है, कहाँ तक, 22 तक जाना, क्योंकि 22 सितंबर को उसका पिंकी का जन्म था। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या करेंगे, बस आप इन सभी को जोड़ करके 7 से डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सभी को जोड़कर डिवाइड करो, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 7 से इसको डिवाइड करते, जो भी शेष बचेगा आप उस शेष को ऐड करते चलिए, यानी कि 21 कटा देंगे तो 3 यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा, 3 बार में 1 बचा, 1 जोड़ा इसमें 32 हो गया, 32 को अगर आप करते हो तो 28 4 बचेगा, 31 और 4 35 काम खत्म, और 27 को करोगे तो यहाँ पे 25 को करोगे तो 21 काम खत्म, 4 शेष बचेगा। तो ये कैसे, 4 का मतलब फ्रेंड्स कितना हुआ, 4 का मतलब आपका होगा गुरुवार। ठीक है, गुरुवार, लेकिन पहले से सोमवार था, यानी कि सोमवार और आपका एक दिन, इस ये एक दिन ऐसे कह सकते हैं कि 4 दिन, यानी कि सोमवार और प्लस में 4 आप ऐड करो। ठीक है, प्लस में 4, तो सोमवार और 4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, शुक्रवार। करेक्ट आंसर यानी कि फ्राइडे बिल्कुल राइट आंसर आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को इसी तरह से किया था, आप इसको छोड़ो, आप इस तरह से समझ दो, पहले से सोमवार था और इसमें 4 हमारा शेष बचा, तो इस 4 को ऐड कर देंगे इसमें। क्लियर, यानी कि सोमवार और प्लस 4 ऐड करेंगे तो आपका 5वां दिन जो होता है वो शुक्रवार आता है। तो राइट आंसर हमारा शुक्रवार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, लाइक ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।